Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Sharif, your course instructor for design and analysis of algorithm. तो इसमें जो पहली क्लास है इसमें बहुत ही बेसिक किस्म की चीज़ों को हमने डिस्कस किया, लेकिन वो बेसिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा बेटा, आवाज़ सही सुनाई दे रही है आप सबको मेरी? जी सर। तो उसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा उसको करता हूँ रिपीट, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। हमने जो बात की थी इसको 5 मिनट में हम समझते हैं कि एल्गोरिथम हम डिज़ाइन फेज में करते हैं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फेज में। एल्गोरिथम में हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे कोई हमारा ध्यान नहीं होता। लैंग्वेज कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो समझ आ जाए, इसकी आपको समझ आ जाए। और टेस्टिंग में, प्रोग्राम में हम टेस्टिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें सिंटैक्स का भी इशू होता है, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का असर भी होता है इसमें। फिर हमने प्रियोरी एनालिसिस बात की कि एल्गोरिथम में करते हैं। पोस्टीरियरी टेस्टिंग जब एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। एल्गोरिथम में जो असल बात थी कि उसमें हम एक आइडिया लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म में बात करते हैं, एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं करते, जनरलाइज फॉर्म में बात करते हैं, लेकिन इससे हमें उसके परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाता है। जबकि प्रोग्राम या इम्प्लीमेंटेशन में हम एक्चुअल वैल्यूज की तरफ आते हैं कि एक्चुअली कितना टाइम है, एक्चुअली कितनी मेमोरी है, वगैरह वगैरह। तो एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम डिफरेंस करने के लिए ये 5 चीज़ें थी जिसको मैं इस वक्त डिस्प्ले कर रहा हूँ। और एल्गोरिथम को लिखते किस तरह है, बिल्कुल नॉर्मल वे में आप लिख दीजिएगा, मुख्तलिफ अंदाज से लिखते हैं। इसमें आपसे अर्ज किया था कि सी लैंग्वेज चूंकि बेसिक है और मदर ऑफ लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, तो उसका सिंटैक्स समझना ऑलमोस्ट सबके नज़र से गुजर चुका है। तो उसका सिंटैक्स मोरलेस हम इस्तेमाल करते हैं, ये 100% उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कमोबेश। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बताते हैं कि डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, वगैरह वगैरह, लेकिन एल्गोरिथम में ये नहीं बताते। अच्छा, यहाँ पे आपको सेमीकोलन नजर आ रहा है, लगा दें ना लगा दें कोई इशू नहीं है, लेकिन देखिए आपको इसका सिंटैक्स सी लैंग्वेज जैसा नजर आ रहा है। इस तरह भी करते हैं कि कॉलन इक्वल असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एरो इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट के लिए, और आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं किसी भी मेथड या कोई भी मेथड कह लें या फंक्शन के लिए, और या ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, और बिगिन और एंड करके भी आप ये काम करते हैं। ठीक है जी। तो बात ये हुई थी कि एल्गोरिथम को एनालाइज करते वक्त 5 पैरामीटर को हमने कंसीडर करना है। टाइम है, स्पेस है, नेटवर्क यूटिलाइजेशन है, पावर या एनर्जी कंजप्शन है, सीपीयू की रजिस्टर की कंजम्पशन है। ठीक है जी। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो डिस्कस किया था, हमने पहले और दूसरे पॉइंट को ही अपना एम बना के किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए बात की थी। एक्चुअली टाइम और स्पेस तो हर एल्गोरिथम है, टाइम स्पेस की जो एनालिसिस है वो हर एल्गोरिथम में। नेटवर्क यूटिलाइजेशन, पावर कंजम्पशन, सीपीयू रजिस्टर या कोई और पैरामीटर भी हो सकते हैं, वो किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे। तो आपके कोर्स में मोस्टली हम टाइम और स्पेस पर ध्यान देते हैं। और आउट एनालाइज एंड एल्गोरिथम में हमने 2 चीज़ों की बात की। एक, कोई भी स्टेटमेंट है इसमें टाइम कितना लगता है, तो हमने बात की कि हर स्टेटमेंट इन जनरल टर्म, सिंगल स्टेटमेंट, हालांकि फर्क तो होगा लेकिन हम इसको कहते हैं उसने 1 यूनिट ऑफ टाइम लेना है, 1 यूनिट ऑफ टाइम लेना है बस। अब 3 स्टेटमेंट है तो 3 यूनिट ऑफ टाइम। और यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 5a प्लस 6b देखा जाए तो इसमें बेसिक 4 स्टेट्स स्टेटमेंट को हमने मिला दिया, ऑपरेशन को मिला दिया। इसमें 5a मल्टीप्लीकेशन है, 6b ये भी मल्टीप्लीकेशन है, 2 हो गए, फिर इनको ऐड किया, फिर असाइन किया 4। लेकिन इन जनरल टर्म इस किस्म के स्टेटमेंट को भी हम सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। अच्छा, राइट साइड में देखेंगे स्पेस, आपको नजर है, स्पेस मींस मेमोरी। मेमोरी, जाहिर बात है जो वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आप मेमोरी असाइन करते हैं, रिजर्व करते हैं। तो जितने वेरिएबल हैं हर वेरिएबल के लिए एक एक यूनिट स्पेस है, एक एक यूनिट स्पेस। अब यहाँ पे वेरिएबल ए है, बी है और टेम्प है, 3 वेरिएबल हैं, 3 यूनिट ऑफ मेमोरी है। अच्छा जी, यूनिट ऑफ मेमोरी को इन जनरली हम वर्ड का नाम देते हैं।
ठीक है जी। तो फिर मैंने आपसे बात की थी कि जब हम कोई वैल्यू कांस्टेंट हो तो उसको ऑर्डर ऑफ वन इसके लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं। देखिए 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, 4 भी कांस्टेंट है, 10 भी कांस्टेंट है, उसके लिए ऑर्डर ऑफ वन हम इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर ऑफ वन का मतलब है जो भी वैल्यू है, वैल्यू कुछ भी हो लेकिन वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड में हमने बात की थी कि फ्रीक्वेंसी काउंट, भाई फ्रीक्वेंसी काउंट हम जब बात करेंगे जब आप रिपीटेशन पे आते हैं। रिपीटेशन कब आप करते हैं? जब आप लूप चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप को लिया। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है सी लैंग्वेज में बेसिक कौन कौन से लूप इस्तेमाल करते हैं? आप लोग बताइएगा जी बेटा। फोर एंड वाइल। फोर, वाइल और डू वाइल, बेसिक ये 3 लूप है, फोर, वाइल, डू वाइल। वाइल डू वाइल वगैरह हम इंशाल्लाह देखेंगे आज, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज की क्लास में। अच्छा, यहाँ जब फॉर लूप की हमने बात की थी, आप सब प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में? जी सर। जो एब्सेंट है प्लीज मुझे बताइएगा। कैसे सर, आप नहीं थे मेरे ख्याल से? मैं एब्सेंट हूँ। आप नहीं थे? नहीं सर। कैसे सर, आप थे या नहीं थे? बताइए ना, लास्ट क्लास में थे या नहीं, पता तो चले, मैं उसी लाइन से चलूँ ना। मुश्तबा, आप थे क्लास में? नो सर, नहीं था। 12। तो जब हमने यहाँ बात की थी, हमने आपसे अर्ज किया था कि जो फॉर लूप में जो स्टेटमेंट है सिंगल है, जैसे एस इज इक्वल टू 0, रिटर्न एस, इसने तो 1 यूनिट टाइम लेना है। ठीक है जी। इस एल्गोरिथम को जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया था, यहाँ 2 चीजें थी। एरे है ए, उसके एलिमेंट एन है, सबको सम करना है, या एरे है उसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उसके एन एलिमेंट सम करना है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें एक एरे है, उसके एलिमेंट ही 5 है, 0 1 2 3 4 इसकी इंडेक्सिंग है, सबको आपने सम करना है। तो एरे के एलिमेंट को सम करने के लिए लूप की हमें जरूरत पड़ती है। तो एग्जांपल के लिहाज से हमने एरे को ले लिया। एनी जब हमने बात की फॉर लूप, असल में यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ये 3 स्टेटमेंट्स, i इज इक्वल टू 1, i प्लस प्लस, i इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन है। ठीक है जी। और बीच में टेस्ट या कंडीशन है, और उसके बाद मॉडिफिकेशन है। 3 हिस्से होते हैं, याद है ना आपको? फॉर लूप में नॉर्मली इसी तरह फॉर लूप इस्तेमाल होता है। तो i इज इक्वल टू 1 इसने एक दफा एग्जीक्यूट होना है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। आई कंडीशन को आप यहाँ के इस लूप के लिहाज से n+1 टाइम चलाते हैं, और i प्लस प्लस को भी n टाइम चलाते हैं। अच्छा, इस लूप के ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट है, सबको इंडिविजुअली n टाइम्स आप चलाते हैं। एक ही स्टेटमेंट है तो एक ही स्टेटमेंट है, इसको आपने n टाइम चलाया। अब तमाम स्टेटमेंट कितनी कितनी दफा चले, सबको सम किया, 2n+3 इसका फंक्शन बना। और ऑर्डर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑर्डर ऑफ n। आपका जो वेरिएबल है n है, अब देखिए कांस्टेंट नहीं है, n आ गया ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, n है तो ऑर्डर ऑफ n। ठीक है। स्पेस की हमने बात की तो a चूंकि एरे था, n यूनिट थे, इसके अलावा n एक वेरिएबल था 1 यूनिट, s एक वेरिएबल 1 यूनिट, i एक वेरिएबल 1 यूनिट, सबको जमा किया n+3 ऑर्डर ऑफ n। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलो आगे तेज, या नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर दो? जी सर। नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर दूं या इसको चलाऊं? नेक्स्ट शुरू कर देते हैं, इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। जिन्होंने स्किप किया वो जो है ना, वीडियो से ऑनलाइन जो क्लास हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी, हो सकता है आज ही कर लूँ इंशाल्लाह। कर चुका हूँ मैं या नहीं? आपको उसका लिंक मिल चुका है पहले लेक्चर का? नहीं मिला अभी तक? नो सर, नहीं मिला अभी तक। चलो इंशाल्लाह आज मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह तो आप इसको अच्छी तरह देखें। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिन्होंने लेक्चर लिया, उसमें कुछ मिसालें और हम लेके उसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा पीस ऑफ कोड हमने ले लिया, फॉर लूप है। अब रिपीटेशन की हम बात करते हैं तो लूप को हम कंसीडर करते हैं। फॉर लूप बहुत ही सिंपल है, इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और ब्लॉक ऑफ कोड में कुछ स्टेटमेंट है, एक है, दो हैं, जितने भी। तो अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि
आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन है, ये तो आपने एक ही दफा इसको एग्जीक्यूट करना है। और टेस्ट कंडीशन को कितनी दफा आपने एग्जीक्यूट करना है, n+1। और i प्लस प्लस को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है, n टाइम। और ब्लॉक ऑफ कोड को भी n टाइम। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ की बात करूँ तो एक 1 n n+1 ये होगा 2n+2, ऐसे ही है ना। लेकिन 2n+2 का ऑर्डर क्या होता है, n, तो यहाँ पर भी हम इसको n ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इसको n ले सकते हैं, n+1 भी लेते हैं n भी लेते हैं। अच्छा जी, और स्टेटमेंट के लिए इसके रिपीटेशन को हम कितनी दफा इसने रिपीट होना है, n टाइम। ठीक है जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम बजाय देखिए n+1 और ये भी तो n है, तो एक और n होना चाहिए, और ये 1 है, ये भी होना चाहिए। तो जनरल सेंस में हम बात करते हैं, आगे जाके हम इस n+1 को भी n कंसीडर करना शुरू करते हैं। वजह क्या है, आपसे हमने अर्ज किया था कि जब एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं तो हम 2 4 5 6 दफा की रिपीटेशन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हजारों और कई जगह लाखों, अब 10,000 दफा आप किसी लूप को चला रहे हैं, तो 10,000 जमा 1 या सिर्फ 10,000, आप 10,000 लेके भी काम चला सकते हैं, आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का एक आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप आगे जाके हम देखेंगे इस n+1 को भी हो सकता है हम n लेके चलें। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? प्लीज। जी सर। ठीक है जी, तो जब इनको हम ऐड करते हैं ये होगा 2n+1। ये तो सिर्फ मैंने ये दरमियान वाली कंडीशन के लिहाज से n+1 लिखा। अगर मैं इसको भी ऐड करता, इसको भी ऐड करता, जैसे लास्ट टाइम हमने इसको करके देखा, तो भी इसका ऑर्डर क्या आता, ऑर्डर ऑफ n ही आता, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है जी, यानी इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करती है n पे। n की वैल्यू बढ़ा दो, n की वैल्यू कम, लेकिन n रेज़ टू पावर 1 पे। अच्छा, ये कोड जरा मुझे बताए, यहाँ पे हमने जो लिखा है i इज इक्वल टू n, i ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, ऐसा लूप तो आपने चलाया होगा। इसमें i को हम n से शुरू करते हैं और फिर हर स्टेप में कम करते करते चले जाते हैं, जहाँ तक कि ये 1 तक आ जाए। 1 ग्रेटर देन 0 है, तो फिर आप नीचे चले जाएंगे, आई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और आई की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट भी करेंगे। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन आप करेंगे, तो आई की वैल्यू 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो लूप विल बी टर्मिनेटेड। ये क्लियर है बेटा? ऐसा लूप तो आपने इस्तेमाल किया ना। देखिए, लूप में हम जी सर। इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ और काम कर सकते हैं। फिलहाल तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ ध्यान है। आप 0 से लेके 10 तक जाएं या 10 से लेके 0 तक जाएं, टाइम कितना लगेगा, कितने स्टेप होंगे, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स। आप 1 से 10 जाएं, 10 से 1 जाएं, स्टेप कितने होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है जी, तो अब पहले के लिहाज से हमने इसको रिवर्स किया, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप विल बी सेम, और ये वाला स्टेटमेंट जो अंदर है उसको आप एन टाइम ही एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो इनिशियलाइजेशन है इसको कितनी दफा एग्जीक्यूट करेंगे, बताइए, जवाब दीजिए बेटा। इनिशियलाइजेशन को आप कितनी दफा एग्जीक्यूट करते हैं, n times. n+1 i इज इक्वल टू n, इसको कितनी दफा एग्जीक्यूट करते हैं, n times. इनिशियलाइजेशन ऑलवेज इज एग्जीक्यूटेड वंस। याद है, इज इक्वल टू 0 हम करते हैं तो बस एक दफा हमने कर लिया होता है, उसके बाद बार बार थोड़ी इसको 0 करते हैं, उसकी वैल्यू जो मॉडिफाई करते हैं, फिर ऊपर आके फिर 0 करते हैं तो आप y की वैल्यू तो तब्दील ही नहीं कर रहे हैं, तो बाद में आप कंपैरिजन में क्या कर रहे होंगे। तो ये इनिशियलाइजेशन इज डन वंस, इनिशियलाइजेशन इज डन वंस। यहाँ देखिएगा, i इज इक्वल टू 0 है, 0 की वैल्यू है ना। अगर मैं कहूँ कि i इज इक्वल टू n, तो i की वैल्यू मैं n के बराबर, i को n के बराबर ले रहा हूँ, वो भी तो एक ही दफा करूंगा ना, क्या बार बार करूंगा। इनिशियलाइजेशन इज डन वंस, ये नोट कर लो, और लूप में इनिशियलाइजेशन इज डन वंस। जी बेटा, ये क्लियर हुई बात, इनिशियलाइजेशन को आप जी एक ही Yes, सर। sir. दफा, टेस्टिंग और मॉडिफिकेशन ये हर स्टेप में आप करते हैं। और जब आप
टेस्ट करते हुए फॉल्स हो जाते हैं, टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो तो फिर आप लूप से निकल जाते हैं। तो टेस्टिंग इज डन वन टाइम मोर देन दिस मॉडिफिकेशन। देखो मॉडिफिकेशन एन टाइम है ना यहाँ पे, लेकिन टेस्टिंग कितनी दफा कर रहे हैं, n+1। तो बेटा ये लेक्चर देखा करो, वरना आगे जाके बड़ा आपको समझने में मसला होगा। ठीक है जी। तो आई इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लो, असाइनमेंट कर रहे हैं ना, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन इज डन वंस। तो ये वाला पोर्शन कितनी दफा इसमें एग्जीक्यूट होना है, एक दफा। और इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है, अब बताओ मुझे। n+1 n+1, शाबाश, -1 n+1। देखिए आप 10, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है ना, तो पहले आपने i इक्वल टू 10 ले लिया, कंपेयर किया, फिर जाके i की वैल्यू में कम किया, 9 हुआ, फिर कम किया 9, फिर 8, करते करते i इक्वल टू 1। तो 10 से जब 1 तक आते तो 10 दफा आप कंपैरिजन कर चुके होते हैं। कितनी दफा, 10 दफा। जो i की वैल्यू आप ले चुके हैं उतनी दफा आप कर चुके होते हैं। फिर अगली दफा जब आप उसको i की वैल्यू को कम करके 0 करते हैं तो वो 11वीं दफा है, या इन जनरल सेंस n+1 टाइम्स है। ठीक है, उस वक्त इसने फॉल्स हो जाना है, फिर आप आगे नहीं जाते। तो इस पोर्शन ने n+1 टाइम एग्जीक्यूट होना है, और इस पोर्शन ने n टाइम एग्जीक्यूट होना है। क्लियर है बेटा, 1 n+1 और n, सबको ऐड कर लो, क्या आंसर आता है, 2n+2। क्या आंसर आता है, 2n+2। और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है उसमें कितनी दफा एग्जीक्यूट होना होता है, n n टाइम। times तो 2n+2 ये तो हुआ ऊपर वाला हिस्सा, उसमें एक n और ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 3n+2 3n+2। 3n+2 का ऑर्डर क्या होता है, n n होता है। तो आपको उस चीज को हमने मेंशन ही नहीं किया, सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट का n लिख दिया और ऑर्डर ऑफ n लिख दिया, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि इंटरनली वहां पे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ n का मतलब है ये जो इस ब्लॉक ऑफ कोड, सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कितनी दफा, कितने स्टेप्स हैं, जितने स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ n पे, n की वैल्यू पे। लेकिन n² n³ में सिंपल n⁻1। अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड वाला पीस ऑफ कोड देखो आप। अच्छा, मैं ये अर्ज करूंगा कि आप अपने पास कॉपी पेन पेंसिल रखा करें, कोई चीज नोट करनी होती है वो नोट कर लें। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ आपको नजर नहीं आएगा, अगर स्लाइडें भी मिलेंगी, वीडियो भी मिलेगी, तो जो मैं बोल रहा होता हूँ वही चीजें हैं। ठीक है ना, तो लिखा करें आप, लिखने से ये होगा कि कुछ ना कुछ आपकी चीजें जहन में रह जाएंगी। अच्छा जी, लेफ्ट साइड में आप देखिएगा लूप हम चला रहे हैं। आप देखिए, आपने फॉर लूप तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उस फॉर लूप की एनालिसिस हम कर रहे हैं। फॉर लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट लूप यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा जी, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i इज इक्वल टू i+2। अब चीजें बिल्कुल सामने आपकी लिखी हुई हैं। इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है, एक दफा। 1 time अब बताओ इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है, कंपैरिजन कितनी दफा करें, n+1 शाबाश, कितनी दफा, n+1 अच्छा। लेकिन क्या वाकई n+1 है, यहाँ देखो हमने स्टेप क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन में हर दफा क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं या 2, 2 2। अब i की वैल्यू पहले स्टेप में 1 है, एक आपने एट्रेशन कर दी, अगले में क्या हो गया, i की वैल्यू 3, 3 दो दफा हो गया, उससे अगले 5, उससे अगले 7, उससे अगले 9। 9 ठीक है जी। अगर n की वैल्यू सपोज 10 के बराबर है, n की वैल्यू किसके बराबर है, 10, पहले में i1 है, कंपैरिजन आपने की, वो तो 10 से कम है। दूसरे में i3 है, 10 से कम है। तीसरी दफा i5 है, 10 से कम है। चौथी दफा i7 है, 10 से कम है, यानी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद i कितना हुआ, 1, 3, 5, 7, फिर 9, पांचवी दफा 9, और छठी दफा क्या हुआ, 9 के बाद दो दो जमा कर लो ना, 11। 11 10 से कम नहीं है,
लूप विल बी टर्मिनेटेड। तो अभी तो 6 टाइम n 10 है और साथ इसने चलना कितनी दफा है, 6 दफा। n+1 टाइम तो नहीं हुआ ना, आई बात समझ में? जी सर। भाई ये i+2 ने आपके नंबर ऑफ स्टेप तकरीबन तकरीबन आधे कर दिए। ठीक है जी, मैं अगर यहाँ पे n को ले लेता हूँ 10 और यहाँ करता हूँ i+5, पहले स्टेप में i की वैल्यू क्या होगी, 1। दूसरे स्टेप में i की वैल्यू 5 ऐड कर लो, 6। तीसरे स्टेप में i की वैल्यू क्या होगी, 11। 11 इज ग्रेटर देन 10, तो आप तीसरे स्टेप में इसको टर्मिनेट कर पाएंगे। तो चाहिए बात समझ में बेटा, ऑल ऑफ जी यू सर। क्लियर? तो अब नंबर ऑफ टाइम्स विल नॉट बी n+1, ये डिपेंड करेगी आपकी ये वैल्यू क्या है। अगर हम इंक्रीमेंट बाय 1 स्टेप कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ स्टेप्स तो n+1 होंगे, ठीक है, लेकिन बाय 2 करेंगे तो फिर ना, जाहिर बात है इतने नहीं होंगे। वो कितने होंगे, n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। यानी अगर हम पहले देखो तो इसको जरा ध्यान में रखते हुए, i की वैल्यू 1 एक स्टेप, i की वैल्यू 2 दो, i की वैल्यू 1 एक स्टेप, i की वैल्यू 3 2, फिर 5 3, फिर 7, बोलो 7 4, फिर 9 5, फिर एक और कंपेयर 11। 11 की कंपैरिजन होगी 6। n की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे आके 11 पे आके कंपैरिजन में टर्मिनेट आप करेंगे तो 6 हो गए ना। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 है, 5+1 6। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में इसे आप कितनी दफा एग्जीक्यूट करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस 1। + 1। इज इट क्लियर बेटा? जी अगर सर। i+3 करता तो फिर आप कितनी दफा करते इसको, n डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। i+5 करता तो आप क्या करते हैं, n डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इन जनरली। क्लियर है? ये लिखा कर देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज नजर नहीं आ रही, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो इस कंपैरिजन का दारोमदार इस मॉडिफिकेशन पे है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना कहें इसको, मॉडिफिकेशन कहें। इसमें कुछ और चीजें भी आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो मॉडिफिकेशन में अगर सिंपल 1 स्टेप इंक्रीमेंट है, 1 स्टेप डिक्रीमेंट है तो चले n+1 टाइम, लेकिन 2 स्टेप इंक्रीमेंट है या 2 स्टेप डिक्रीमेंट है अलग सिचुएशन के लिहाज से, तो फिर n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 टाइम। अच्छा, तो ये n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 है तो इसे कितनी दफा करते हैं, जैसे ये n+1 होता था तो ये n था, अब ये n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 है तो इसे कितनी दफा एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो +1 को हटा दो, n / 2। n डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इस स्टेप को ले लो और इसको ले लो, इसकी एक्सप्रेशन बना दो जिसमें n इस्तेमाल होगा, उसकी पावर तो 1 ही होगी, तो ऑर्डर ऑफ 1 हम ऐसे, ऑर्डर ऑफ n ऐसे ही लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ले लो और प्लस कर दो n डिवाइडेड बाय 2, उसको जमा हुआ जो भी कर लो, लेकिन जो एक्सप्रेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें n की पावर क्या होगी, n की पावर 1 है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो n ऑर्डर ऑफ n। देखिए हमने एक स्टेप लिया, पीछे हमने यहाँ पे डिक्रीमेंटेड बाय 1 है, यहाँ पे इंक्रीमेंटेड बाय 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, और इंक्रीमेंटेड बाय 2 है या डिक्रीमेंटेड बाय 2 अगर किसी और अंदाज से आप कहें, तब भी इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n ही होगा। बेटा ये क्लियर है किसी हद तक? नहीं, लिखते ही जी जाओ, सर। लिखते ही जाओ बेटा, ऐसे नहीं होगा। ये बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको मसला हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये लूप मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको पॉज करता हूँ, आप इसको देख के थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि टाइम कितना लगेगा। तो ये वो लूप है जो इससे पहले हम जो फर्स्ट लेसन है लेक्चर में, इसमें हमने इसको देखा था, समझा था। ये नेस्टेड फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है, तो इसकी एनालिसिस हम पहले कर चुके हैं। ये उसी तरह अगर इसको अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसे कंसीडर करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी एग्जीक्यूटेड, n+1। n + 1। ठीक है जी।
और बिल्कुल इसी तरह का यही सेटअप है, यही स्ट्रक्चर है जो इंटरनल लूप है उसका भी। तो जब मैं आउटर लूप की बात करता हूँ तो आउटर लूप n+1 टाइम, और उसके अंदर नीचे जितना ब्लॉक ऑफ कोड किसी शक्ल का हो, फॉर लूप को छोड़ दो, वो कंबाइन जो ब्लॉक ऑफ कोड है कितनी दफा चलना चाहिए, ये n+1 तो n ये times. n टाइम और ये भी n टाइम, जितने कोड है। फिर ये अंदर एक और लूप है तो इसका अपना भी n+1 आता है, और इसकी वजह से ये अंदर वाला n टाइम चलेगा। तो देखिए यही चीज है, इसको मैंने कट करके शो किया था, ये n+1 टाइम, और इसकी वजह से ये एक n ये आ गया और एक n ये आ गया। याद है हमने लास्ट टाइम काफी टाइम दिया था इसके लिए, ताकि इसको आप समझ लें। फिर इस फॉर लूप का n+1 है, और फिर इस फॉर लूप का n ये है। अब मैं अगर इसको देखो कंप्लीटली लिख देता हूँ तो ये होगा n², ये हो जाएगा n² प्लस n, ये n+1, इसको सम वन कर लो तो ये हो जाएगा n² और ये n², 2n² प्लस 2n प्लस 1 शायद, तो 2n² प्लस 2n प्लस 1, इसका ऑर्डर क्या होगा n², क्योंकि 2n² है ना। तो ऑर्डर में हम वेरिएबल के लेते हैं, उसके कोफिशिएंट छोड़ देते हैं, सिर्फ उसको जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लेते हैं। बेटा ये क्लियर है? इसमें हमने लास्ट टाइम बहुत टाइम दिया था, तो इट शुड बी क्लियर। या सिर्फ रिपीटेशन के लिहाज से एक चीज आ गई है। अच्छा जी, अब आप अपने पेन पेंसिल संभाल के मुझे बताइए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ये भी नेस्टेड लूप है ना, क्या ख्याल है? क्या सेम है या कुछ कम है या कुछ ज्यादा या क्या है? Same. जरा गौर कीजिएगा। और कोई? बीच में j जो है वो i times कंडीशन हाँ चेक हो रही है. हाँ, अब देखें फर्क आ गया। अब फर्क, शाबाश बेटा। क्या नाम है आपके बेटे? शाहाना. अच्छा बेटा, माशाल्लाह आपने इसको नोट कर दिया। भाई अब एक ही तरह की चीजें पढ़ेंगे तो सुबह से शाम तक हमने कोर्स क्या पढ़ा। देखिए आउटर लूप देखें, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, I0, I<n, I++। इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं कि अगर आप इसको सिर्फ इसी को कंसीडर करते बाकी छोड़ दें तो इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है, n+1 टाइम। इसको n+1 कह दें या n कह दें, कोई इशू नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया कि जब हम जनरलाइज फॉर्म में बात करें तो ये +1 टाइम को भी हम निकाल देंगे। बहरहाल फिलहाल के लिए हम इसको n+1 टाइम समझते हैं। लेकिन जो इंटरनल लूप है इसमें j=0, j लेस देन i, तो अब आप यहाँ पे n लिख रहे थे, यहाँ पे i लिख रहा है, अब फर्क आएगा। अब फर्क आएगा। देख i की वैल्यू 0 है, 0 पे आप इस फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर हुए। n की वैल्यू कुछ भी है, फॉर एग्जांपल 10 है, 5 है, वगैरह वगैरह, फिलहाल के लिए हम कोई भी वैल्यू समझ लें। i=0, नीचे आ गए, j=0, तो i भी 0, j भी 0, कंडीशन चेक कर लो। यहाँ कह रहा है कि j लेस देन i, ये तो दोनों बराबर है ना, j लेस देन तो i नहीं है ना। तो इस सूरत में इस जब i की वैल्यू 0 पे इसने स्टेटमेंट ने अंदर जो ये यानी कंपैरिजन से आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये ट्रू हो या फॉल्स? j भी 0, i भी 0, हम कह रहे हैं कि भी नहीं जाना. j लेस देन आई है, नहीं ये लेस देन तो नहीं है ना, फॉल्स हुआ। तो आप इस लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं। जी बेटा सब मेरे साथ चलना है, आप इस लूप के अंदर गए ही नहीं, फिर आप बाहर चले गए। भाई लूप के अंदर जाते जितनी दफा करते टर्मिनेट होते, आप यहाँ पे ही फॉल्स हो गए तो लूप तो टर्मिनेट हो गया ना। तो लूप टर्मिनेट हो गया, आप बाहर चले गए, लेकिन बाहर वाला लूप तो अभी चल रहा है ना। तो आई की वैल्यू यहाँ प्लस प्लस है, तो आई की वैल्यू आप क्या कर देंगे, 1। 1 को कंपेयर करेंगे n के साथ, सपोज n की वैल्यू 10 है, समझने के लिहाज से। हाँ भाई ये तो ट्रू है, आई अभी तक कम है 10 से, अंदर जाओ, लेकिन आई की वैल्यू क्या है, 1 है। अब जरा ध्यान रखो, ये क्या है, 0, 0, आई 1 है, 0 लेस देन 1, ट्रू हो गया। तो जे में आप ऐड करेंगे, जे की वैल्यू अगले स्टेप के लिहाज से तो उसकी वैल्यू में एडिशन करेंगे। वापसी में आप इस लूप के अंदर एंटर होंगे,
जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करेंगे। अब जे की वैल्यू में इजाफा हो चुका है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है। दोबारा J1 I1 ट्रू और फॉल्स कंडीशन। भाई जे को कम होना चाहिए, बराबर थोड़ी होना चाहिए। तो IB1 JB1 फॉल्स हुआ ना, जे आई से कम नहीं है, तो कंडीशन विल बी टेस्टेड एंड रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो आप अंदर जाएंगे नहीं, लूप विल बी टर्मिनेटेड, आगे जाओ। अब तीसरा स्टेप है, आई की वैल्यू में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू 2। ठीक है जी, आई की वैल्यू 2। अब बेटा अभी इस जैन को इसमें जैन आई की वैल्यू 0 पर हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया। आई की वैल्यू 1 पे स्टेटमेंट को एक दफा एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद निकल गए लूप से। अब आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू क्या है 2 है। अंदर आओ, जे को दोबारा 0 कर दो, जे 0 है, आई 2 है। ओके, जे लेस है आई से, स्टेटमेंट को एक दफा एग्जीक्यूट किया, फिर जे की वैल्यू 1 है, आई 2 है। ओके, कंडीशन इज ट्रू, एक दफा और एग्जीक्यूट किया, 2 दफा हो गए। अब जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब बाहर चले जाए, तो आई की वैल्यू 0 पे 0 टाइम एग्जीक्यूट होना है इंटरनल लूप ने या इस स्टेटमेंट ने। आई की वैल्यू 1 पे एक दफा, आई की वैल्यू 2 पे 2 दफा, आई की वैल्यू 3 पे कितनी दफा 3 दफा, आई की वैल्यू 4 पे। अब आई की वैल्यू आप कहाँ तक ले जाएंगे एक्सटर्नल लूप के लिहाज से, एन तक ले जाएंगे ना। ये आई लेस देन एन है, यानी एन की वैल्यू 1000 है, तो 999 999, तो उसको भी 1000 हम कंसीडर करते हैं। आई को तकरीबन एन के बराबर आप लाएंगे, तो फिर इसको उतनी दफा एग्जीक्यूट करेंगे। आई की वैल्यू 0 पे 0 दफा एग्जीक्यूट किया इस स्टेटमेंट को, आई की वैल्यू 1 पे 1 टाइम, आई की वैल्यू 2 पे 2 टाइम, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, अब कुछ आइडिया बनना बेटा। ये n+1 वाला मसला यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होगा, वो यहाँ वाला सेटअप इसकी समझ आ रही है कि इसने n+1 टाइम एग्जीक्यूट होना है, लेकिन इंटरनल जो लूप है उसने n+1 टाइम नहीं एग्जीक्यूट होना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब तब्दील हो गई इस कंडीशन की वजह से। जी बेटा, इसमें फर्क का पता चला पहले वाले नेस्टेड फॉर लूप में और इसमें। जी, इसको और ज्यादा एनालाइज करते हुए दिखाएंगे हम यहाँ पे आपको। व्हेन आई वाज 0, जे वाज 0, द स्टेटमेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम इट वाज एग्जीक्यूटेड, 0 टाइम, एक ही दफा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर आई की वैल्यू 1 थी, हम अंदर आए, जे की वैल्यू 1 पे स्टेटमेंट ने एक दफा एग्जीक्यूट होना है। फिर जब जे की वैल्यू 1 है तो स्टेटमेंट यहाँ कंडीशन ने फॉल्स हो जाना है, स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट नहीं होना। फिर आपने आई की वैल्यू 2 की, तो जे की वैल्यू 0 पे एग्जीक्यूट हो गए, 1 पे एग्जीक्यूशन विल बी देयर फॉर दिस स्टेटमेंट, लेकिन 2 पे नहीं, तो कितनी दफा 2 दफा। फिर आप आई की वैल्यू 3 करेंगे तो 0 पे 1 पे और 2 पे जे की वैल्यू पे, तो इस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट हो जाना है, लेकिन 3 पे टर्मिनेट हो जाना है। तो देखो एक चीज बनती हुई नजर आ रही है, I0 0 टाइम, I1 1 टाइम, I2 2 टाइम, I3 3 टाइम। तो आई की वैल्यू कहाँ तक हम ले जाएंगे, उसका इन्हिसार इस एन की वैल्यू पर है। एन कह दो या कोई और आर्बिट्री वैल्यू कह दो, तो जितनी वैल्यू होगी उस वाले स्टेप में हम उतनी दफा इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेटा ये क्लियर है, क्योंकि इसको हम थोड़ी देर में हमारा ये सेशन ऑफ होने वाला है, तो उसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। आई की वैल्यू आप 0 से लेके एन से एक कम तक ले जाते हैं, चले हम इन जनरली एन तक ही कह देते हैं। तो 0 पे 0 टाइम एग्जीक्यूट होना है इसने, फिर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 5 6, कितने टाइम, असल में n-1 वाले टाइम तक जाना है, लेकिन हम इसको जनरलाइज करने के लिहाज से वो n टाइम तक ही ले चल रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।